हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब और तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। आज का जो टॉपिक है वो जो है जीएस से संबंधित है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता था। ठीक है, मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका। ये जो है निःशुल्क श्रम को कहा जाता था, यानी एक तरीके से बेगार होता था, जिसके बदले में किसी तरीके से जो है पैसे वगैरह नहीं दिए जाते थे, उसे निःशुल्क श्रम कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए हैं, अशोक, दशरथ, कुणाल, पुष्यमित्र शुंग। इनमें से पुष्यमित्र शुंग ने जो है अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अगला देखिए, प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे। पतंजलि किसके समकालीन थे, तो ये जो है पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे ही थे। और एक चीज़ बता दूं, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के जो यज्ञ हुए थे उनके पुरोहित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था, वो यही था पुष्यमित्र शुंग। अगला, भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय मिलता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी पहली बार भूमिदान जो दी जाने लगी वो किस वंश के द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो वो है सातवाहन वंश के द्वारा। ठीक है, सातवाहनों ने ही सर्वप्रथम भूमिदान जो है प्रारंभ किया था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि शीशे के सिक्के किस राजवंश ने चलवाए थे। तो शीशे के सिक्के भी सर्वप्रथम जो है सातवाहनों ने ही चलवाए थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। भूमिदान और शीशे के सिक्के, शीशा जो धातु होती है उसके सिक्के जो है सातवाहनों ने चलवाए थे। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलवाए थे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। पहली बार इंडिया में सोने के सिक्के जो जारी किए गए थे वो इंडो ग्रीक के द्वारा चालू किए गए थे। हिंदी में अगर आ जाए तो हिंद यवन आता है और इंग्लिश में इंडो ग्रीक। किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। ठीक है, कह रहा है सेंट थॉमस जो है भारत किसके समय आया था, तो वो है गोंदो फर्नेस। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, ईसाई धर्म प्रचारक। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, ये आपको पता ही है, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे। अगला है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो महाराजाधिराज की जो उपाधि धारण की थी वो चंद्रगुप्त प्रथम ने उपाधि धारण की थी। इससे पहले जितने भी शासक थे, पहला शासक गुप्त वंश का श्रीगुप्त था, उसके बाद घटोत्कच था। इन दोनों ने महाराज की उपाधि धारण की थी, लेकिन पहली बार महाराजाधिराज यानी सम्राट की उपाधि जो धारण की थी वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा धारण की गई थी। आगे देखिए, कह रहा है किस गुप्त शासक को कविराज भी कहा जाता है। कविराज ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और एक चीज़ बता दूं, समुद्रगुप्त की जो मुद्राएं सोने की मिली हैं उसमें इसे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। अगला है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो ये भी समुद्रगुप्त ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। ठीक है, किससे अनुमति मांगी थी, तो इसका आंसर समुद्रगुप्त है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं, तो इन्हें अच्छे से आप लोग करना। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। फाहियान किसके समय में आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, चांदी के सिक्के कह रहा है किसके समय में जारी किए थे, किस उपलक्ष्य में, तो शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के जारी किए थे। ये गुप्त वंश का ऐसा शासक था जिसने शकों को पराजित किया था, और उसके बाद इसने चांदी के सिक्के जारी किए थे और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। दोनों चीज़ें याद रखना, इन्हें पराजित करने के बाद ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और चांदी के सिक्के जारी किए थे। अगला है, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय में ही इसके दरबार में नवरत्न रहा करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कह रहा है। एक एक ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है मेहरौली के स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त सेकंड से है, बिल्कुल सही बात है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, ये भी ठीक है।
भारत पर हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था। ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हूणों का आक्रमण को जो है विफल किया था किस गुप्त शासक ने, तो वो स्कंदगुप्त था। और शकों को किसने पराजित किया था, तो शकों को जो है चंद्रगुप्त सेकंड ने पराजित किया था। इसलिए ये सारे क्वेश्चन सही है, तो इसका डी वाला आंसर ये सही हो जाएगा, यानी सभी सत्य हैं। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुप्तकालीन जो सोने के सिक्के चलते थे उन्हें दीनार कहा जाता था, याद रखना दीनार। मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम किस काल में हुआ, यानी किसके समय हो, तो गुप्तों के समय ही मंदिरों का निर्माण होने लगा था। इससे पहले मंदिर नहीं होते थे, याद रखना आप लोग। और इसी दौरान जो है अर्धनारीश्वर और त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश इस टाइप के मंदिरों का निर्माण होने लगा था। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त स्थापत्य कला का कह रहा है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्तम जो नमूना है वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये अक्सर आता है, ये झांसी के पास है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला देखिए, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में, कह रहा है सर्वाधिक सोने के सिक्के, तो ये गुप्तों के टाइम पे ही चलाए गए थे सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के। और एक चीज़ याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसके समय चले थे, कुषाणों के द्वारा चलाए गए थे। और सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो इंडो ग्रीक। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हर्षवर्धन, ठीक है, कह रहा है कि हर्षवर्धन की राजधानी, क्वेश्चन को ठीक से आप पढ़िए, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, ठीक है, तो इसकी राजधानी जो थी थानेश्वर थी, थानेश्वर याद रखना। और इसने अपनी दूसरी राजधानी, अगर क्वेश्चन आ जाए कि हर्षवर्धन ने दूसरी राजधानी किसे बनाई थी, तो कन्नौज को बनाई थी। नेक्स्ट देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था, तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ये हर्षवर्धन के समय में ही भारत आया था। अगला देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, प्रयाग प्रशस्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अभिलेख है ये। और इसकी जो स्थापना करवाई थी इलाहाबाद में, वो करवाई थी हरिशेन ने, ठीक है। अगला देखिए, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने पराजित किया था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसने जो है हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्षवर्धन अपने समय का बहुत प्रतापी शासक था, लेकिन हर्षवर्धन को भी पराजित किया था पुलकेशिन सेकंड ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कह रहा है। अब देखिए ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ गए। लेब्राडोर जो जलधारा है वो किस टाइप की है, ठंडी है, बिल्कुल सही है। अंगुलहास गर्म, किरोसियो जो है गर्म है। गल्फ स्ट्रीम ठंडी दिया हुआ है, जबकि गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा है, तो इसका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है ठंडी वाला, इसकी जगह गर्म होना चाहिए। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे ऊंचाई वाला जो ज्वार भाटा जो समुद्र में आते हैं उसकी बात कर रहा है कि सबसे ऊंचा ज्वार जो है वो फंडी की खाड़ी में आता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है, ठीक है, तो ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति होती है सब उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है वो चंद्रमा का होता है। या गुरुत्वाकर्षण आ जाए कि सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण किसका होता है, तो चंद्रमा का होता है। निम्नलिखित में से किस नदी यानी कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से, तो ये जो है नर्मदा नदी है, याद रखना। नर्मदा और ताप्ती नदी ऐसी हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये है, ये तो आपको पता ही है, मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। या फिर किस देश को कहा जाता है, वो भी मिस्र। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व पूछ रहा है, कि वायुमंडल में सबसे स्थायी तत्व कौन सा है, तो सबसे स्थायी तत्व जो है वो है जल वाष्प। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, आपको पता ही है, नाइट्रोजन 78%। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, तो CO2 है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए है CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा प्रभावशाली। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसमें अधिक होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा डेली के हिसाब से मौसम में जो परिवर्तन होता है वो समतापमंडल में होता है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत ये समतापमंडल में ही पाई जाती है। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच सेफ्टी वॉल भी कहा जाता है। और अगर ये परत नहीं होती तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता, क्योंकि वो सूर्य की परावैंगनी किरणें जब आती हैं तो ये एक छन्नी का काम करता है, उसे छन करके नीचे भेजता है। ये मंडल अगर नहीं होता तो त्वचा कैंसर की जैसी भयानक बीमारियों की संभावना बहुत हो जाती। वायु दाब में अचानक आने वाली कमी किस परिघटना का सूचक है, ठीक है, तो
वायु दाब में अचानक आने वाली कमी किस जो है, तो ये जो है तूफानी मौसम के बारे में बताएगा। नेक्स्ट देखिए, वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है, तो यह है बैरोमीटर। डोलड्रम पेटी या शांत पेटी का विस्तार कहाँ पाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। डोलड्रम पेटी जो है भूमध्य रेखा से 5 उत्तर और 5 दक्षिणी अक्षांश यानी 0 से 5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांश तक जो है डोलड्रम पेटी या शांत पेटी पाई जाती है। चीखता साठा, ये क्या है, चीखता साठा जो है 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास जो हवाएं चलती हैं उन्हें चीखता साठा के नाम से जाना जाता है। याद रखना, दहाड़ता चालीसा जो 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास चलती हैं हवा, उन्हें दहाड़ता चालीसा है ना, और चीखता 50, चीखता 60, ये सब दक्षिणी गोलार्ध में ही चलने वाली हवाएं हैं जो बहुत भयंकर आवाज़ करती हैं। अगला देखिए, आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली शुष्क एवं शुष्क स्थानीय पवन को क्या कहा जाता है, तो ये जो है कहा जाता है फौन। ठीक है, आल्प्स पर्वत के आसपास जो हवा चलती है उसे फौन कहा जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कह रहा है। मिस्टर फ्रांस की है, यामो जापान की है और खमसिन मिस्र की है, तो इसमें सही आंसर होगा तीसरा वाला, सिराको ये वाला, यह ऑस्ट्रेलिया की नहीं है। नेक्स्ट देखिए, प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है। प्रति चक्रवात की विशेषता ये है कि इसमें जो है आकाश जो है स्वच्छ रहता है, कोई वर्षा नहीं होती, और चक्रवात में वर्षा होती है, प्रति चक्रवात में सूखी हवाएं चलती हैं बहुत तेज़ी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है। ठीक है, ये जो है सभी चक्रवात दिए हैं, इनमें से कह रहा है कि सबसे ज़्यादा विनाशकारी खतरनाक कौन सा है, तो वो होता है टॉर्नेडो, जो कि अमेरिका और मैक्सिको में आता है। किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है, तो वो वर्षा का नाम है, उस बादल का नाम है वर्षा स्तरी बादल। संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित किस रूप में होती है, सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो पर्वतकृत वर्षा होती है। नेक्स्ट देखिए, अगले संविधान के क्वेश्चन आ गए। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है, तो भारतीय संविधान में जो है लोगों को एकल नागरिकता प्रदान की गई है, जो कि ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, तो जन्म के आधार पर भी है, देशीकरण भी है, वंशानुक्रम के आधार पर, यानी सभी तरीके से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार से किया हो सकता है, तो भारतीय नागरिकता का जो अंत है, देखिए इसमें पहला दिया है कि नागरिकता का परित्याग, यानी नागरिकता को खुद ही छोड़ देने से, ये भी सही है। सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, ये भी सही है। अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से, ये भी, यानी इन सभी प्रकार से ही नागरिकता की समाप्ति हो सकती है। तो इसका चौथा वाला ये आंसर सही हो। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है, तो इसमें चौथा वाला है संपत्ति स्वामित्व, यानी संपत्ति का होना ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन पंजीकरण, अधिवास, वंशानुगत, इनमें से किसी एक का होना जरूरी है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे सुधार कर लेना। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन, कह रहा है मूल अधिकारों का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मूल अधिकार दिए गए, वर्तमान में 6 प्रकार के हैं और पहले जो है 7 प्रकार के थे। मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने की शक्ति, कह रहा है किसे प्राप्त है, तो इसके लिए उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दोनों को ही है ये पावर। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है आर्टिकल 19(1) के फर्स्ट में, यानी ए में, तो ये पहला वाला आंसर सही है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया था, ये है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े तैयार कौन करता है, तो देखिए ये आ गए इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन। तो कह रहा है भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जो जारी किए जाते हैं वो NSSO के द्वारा, यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा। ये चौथा वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, यानी कौन सी वाली बेरोजगारी पाई जाती है भारत में, मुख्यतः तो संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है बेरोजगारी, उसे क्या कहा जाता है, तो वो है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न का मतलब होता है छिपी हुई बेरोजगारी, याद रखना।
राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? ठीक है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का जो आकलन करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है OTD लकड़वाला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है। इसने गरीबी के आंकड़े पहली बार जारी किए थे। अगला देखिए, भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही है? यानी सबसे ज़्यादा रोजगार जो मिलते हैं वो किस क्षेत्र में है? वो है विनिर्माण या निर्माण, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्माण या विनिर्माण। तो बच्चों, कैसा रहा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जो मैसेज करके ज़रूर बताना, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और जो है सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।